गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 2-3 सालों से बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। आई कॉल दिस टॉपिक एज अ हिडन जेम। दिस इज़ बिकॉज इस कंपनी के अगर आप नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स की बात करोगे और इसको कंपेयर करोगे किसी भी हेल्थ केयर और हॉस्पिटल स्पेस के स्टॉक के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स इसमें नहीं हैं और जिसकी बदौलत यहाँ पर फ्लोट कम है। तो आपने देखा होगा कि स्टॉक में जो छलांग कल लगाई गई, क्योंकि Q1 2026 के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए और बहुत ही फिनोमिनल रिजल्ट्स थे इस कंपनी के, और जिसके चलते 17% ये स्टॉक ऊपर था कल के सत्र में जो गुरुवार को हुआ था। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जीना सीखो हेल्थ केयर की जो कंपनी है, जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स में और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में काम करती है, जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि जीना सीखो एक ऐसी कंपनी है, वो मनीष आचार्य जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिनकी वो कंपनी है, उन्होंने बहुत ही अच्छा, अगर आप उनके कॉन कॉल पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द पैशन एंड ड्राइव दिस पर्सन हैज़ एंड विच इज़ रिफ्लेक्टिंग इन दी रिजल्ट्स एज वेल। बिकॉज उन्होंने कहा था कि 50% तो हम ईजिली ग्रो कर पाएंगे, और वो तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है उनके रिजल्ट्स में जो कल आए थे। तो हम इस वीडियो में मोटा मोटी जीना सीखो के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से वो परफॉर्म करती है, रेवेन्यूज़ के नंबर्स और स्ट्रीम्स कैसे हैं, किस तरीके से उनकी मार्जिन प्रोफाइल रहती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इन डिटेल। तो उसके बाद हम Q1 2026 के रिजल्ट्स के ऊपर आएंगे। Q1 के बाद व्हाट इज़ द वैल्यूएशन लुकिंग लाइक इन द सिनेरियो, व्हाट इज़ द कंपनीज गाइडेंस, व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटलुक लुकिंग फॉर द कंपनी में क्या कोई रिस्क है क्या, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो में जीना सीखो के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस ऑन दिस कंपनी, इट जस्ट वी आर डूइंग अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। तो जीना सीखो ये जो कंपनी है, ये स्पेशली इंडियाज़ एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में। तो सिंपली हमारे यहाँ जैसे कोई भी आपके हेल्थ के रिलेटेड जब प्रॉब्लम होते हैं तब आप नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जाते हो, डॉक्टर आपको ट्रीट करते हो, उसी की तरह आयुर्वेदिक का इंडिया का एक सबसे पुराना नाता है। और उसके ही लेके चलते मनीष आचार्य जी ने ये पंचकर्मा चेन को खोला था, जिसके चलते बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उन्होंने खोले, डे केयर खोल लिए, बहुत सारे सेंटर्स उन्होंने खोल लिए, जिसके तहत बहुत सारी पेशेंट्स की हेल्प वो करते हैं। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट काइंड ऑफ सोशल सर्विस, जस्ट ऑर्गेनाइज बिजनेस इन दिस वन। तो इंडिया में आप देखोगे कि आयुर्वेदिक का तो पुश तो बहुत समय से आ रहा है, लेकिन रिजल्ट्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही लोग उत्साहित हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेके। वेदर सो मेनी पीपल आर वॉचिंग इन दिस वीडियो मे बी एग्री और डिसएग्री कि आयुर्वेदिक अच्छा है बुरा है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वी आर हियर इन द मार्केट टू मेक द मनी, और उसके लिए हमें चाहिए कि शेयर होल्डर्स के लिए आरओई क्या बना के दे रहा है, आपके ग्रोथ के नंबर्स कैसे हैं, आपके फ्यूचर आउटलुक में नंबर्स कैसे हैं, आप क्या बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, इथिकल नॉन इथिकल। टू अ पॉइंट हमें कुछ नज़र नहीं आता है कि दिस इज़ राइट एंड रॉन्ग, दिस इज़ अप टू द अथॉरिटीज़ टू डिसाइड कि वेदर आयुर्वेदिक कैन क्योर अ पेशेंट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेदिक में ये जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है जीना सीखो जैसे, आप अगर देखोगे मार्केट कैप कुछ 8,200 करोड़ के बराबर है। आरओई का जो नंबर आप देखोगे 36% का है। आरओसी का नंबर जो देखे हुए तो नॉर्थ ऑफ 50% आरओसी का नंबर है। पीईजे रेशो जैसे प्राइस टू ग्रोथ का रेशो है वो 0.9 है, 98 है, वो भी लुक्रेटिव मुझे लगता है। इस रिजल्ट्स के बाद जो पी रेशो में एक्सपांशन आया है वो 97 का पी आपको ट्रेलिंग तौर के ऊपर दिखता है। तो जीना सीखो एक काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी है जो अभी मिड कैप होने जा रही है, और 2022 में लिस्टिंग होने के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है। हिस्टोरिकल ग्रोथ की बात करोगे तो 50% के ऊपर की ही ग्रोथ इस कंपनी में रही है। तो जीना सीखो क्या करती है, जीना सीखो के बेसिकली दो प्रोडक्ट्स के विंग है। मतलब जीना सीखो अगर आप उसमें डिटेल में चले जाओगे तो उनका एक सर्विस पार्ट है और उनका एक प्रोडक्ट पार्ट है। सर्विस में ये लोग क्या करते हैं, आपका इन आउट पेशेंट और ओपीडी और आईपीडी होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो वहाँ से इनके हॉस्पिटल्स होते हैं, इनके डे केयर्स होते हैं। तो हॉस्पिटल, डे केयर्स और इनका जो एक हब और स्पोक का मॉडल है, जिसके थ्रू थ्रू वो अपने डे केयर को चलाते हैं, अपने हॉस्पिटल्स को चलाते हैं, जिसके यहाँ पर वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के तरफ लोगों को वहाँ पर भर्ती करते हैं। और जो भी नॉर्मल हॉस्पिटल को आप जैसे ट्रीट करते हैं कि एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द पर ब्लेड, एवरेज रेवेन्यू पर ब्लेड,
वहाँ से उनको पैसा आता है। तो हॉस्पिटल की विंग चलाते हैं, इसको सर्विस में आप लोगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ज़्यादा हॉस्पिटल रहेंगे, जितना ज़्यादा रेवेन्यू पर बेड इनका रहेगा, उतना ज़्यादा इस कंपनी को फ़ायदा रहेगा। दूसरा, इनका और इनके डे केयर भी होते हैं, डे केयर सेंटर्स भी होते हैं, जहाँ पर आप सुबह जाइए, रात में आप वापस आ जाइए। बेसिकली ये ट्रीट क्या करते हैं, तो सेम थिंग, अगर आपको कोई अस्थमा है, आपको कोई शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, आपको मतलब बहुत सारी चीज़, आपको जॉइंट पेन है, आपको बैक पेन है, आपको कोई मसल पेन आ रहा है, तो भी ये लोग अपने डे केयर में आयुर्वेदा की तरफ से आयुर्वेदा को उसमें इन्वॉल्व करके आपको ट्रीट करते हैं। और एज लॉन्ग एज इज कंसर्न कि बहुत सारे लोगों की नंबर ऑफ पेशेंट जो है तो इनको यहाँ बढ़ रहे हैं, इनके ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं। इंडिया में आप देखा होगा कि हॉस्पिटल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, उसका नाम है ट्रस्ट। अगर किसी डॉक्टर के पास आपका एक बार ट्रस्ट आ गया तो उसका मार्केटिंग जो है वो बहुत माउथ से ही हो जाता है। माउथ मार्केटिंग बहुत इंडिया में होता है। मान लो कि आपके घर के बाजू में कोई डॉक्टर है और वो आपको बहुत ही अच्छा अगर दवाई देता है और आप उससे क्योर होते हो, आप उसमें ट्रस्ट आ जाता है, तो आप किसी चार वालों को बुलाते हो, अपने दोस्तों को बताते हो, तो वो भी वहाँ जाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया में अगर कोई फैमिली डॉक्टर है, छोटा सा उसका क्लिनिक है, फिर भी वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और आप देखा होगा कि कई जगह पर बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुला हुआ है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर कभी आपको भीड़ नहीं नज़र आएगी, क्योंकि डॉक्टर का जो एक जो चीज़ होती है वो ट्रस्ट के हिसाब से चलती है। जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर चले जाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा इस सारी कंपनियों को होता है। तो वैसा ही ये आयुर्वेदा का उनका है, क्योंकि इनका जो मॉडल है जीना सीखो का, वो है कि स्पोक एंड होप मॉडल। तो लोग क्या करते हैं, पहले एक हब सेंटर बनाते हैं जहाँ पर डे केयर्स में लोग आएंगे, जहाँ पर क्लिनिक्स में लोग आएंगे, और ऑब्वियसली वहाँ पर जो डॉक्टर है उनको प्रेफर करते हैं कि आप हॉस्पिटल में 4-5 दिन रह जाओ, तो आपका जो क्योर है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो हॉस्पिटल के लिए जो सेल्स जनरेशन का जो काम करते हैं लोग, वो है ये बेसिकली हब, ये बेसिकली आपके डे केयर और क्लिनिक्स होते हैं। तो डे केयर क्लिनिक में आदमी चला गया, वहाँ पर उसको ट्रीट किया गया। अगर उसको अच्छा ट्रीट होना है, अगर आप डॉक्टर बताता है कि आपको थोड़ा लंबा समय लग सकता है आपके जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए, हमारा ही हॉस्पिटल इसी के नज़दीक है, तो उसमें जहाँ पे आप भर्ती हो जाओ और वहाँ पे आप 5-6 दिन रहो, एक वीक रहो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल में वो पेशेंट चला जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि हॉस्पिटल में उसका रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा। और आपको तो पता है हॉस्पिटल में उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कितना नंबर ऑफ बेड्स वहाँ पर है, तो एवरेज रेवेन्यू पर बेड के हिसाब से हॉस्पिटल की जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको आप समझते हो। तो हॉस्पिटल को समझने के लिए आपने देखा होगा कि एवरेज रेवेन्यू पर बेड कितना है, नंबर ऑफ इन पेशेंट आउट पेशेंट कितने आते हैं, उसमें कितनी वॉल्यूम्स नज़र आती है, तो उसके हिसाब से उसको किया जाता है कि इन पेशेंट में कितना नंबर ऑफ इंक्रीज हो गया वॉल्यूम्स में, आउट पेशेंट में कितना नंबर ऑफ वॉल्यूम्स में इंक्रीज हो गया। तो वहाँ से इन सारी चीज़ों को आता है। ये तो जीना सीखो का सर्विस पार्ट ऑफ द डिवीजन हो गया। अभी हम आते हैं प्रोडक्ट साइड के ऊपर। इनके बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, जैसे पेट शुद्धि करके इनका एक टैबलेट है, वो क्या करता है, मतलब वो आयुर्वेदा की मेडिसिन बेचते हैं, इनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेचते हैं, इनके बहुत सारे चैनल्स है जिसके थ्रू आयुर्वेदिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं। जैसे पेट खराब हो गया, ये मेरे पास टैबलेट है, आपको मान लो कि सर्दी जुकाम आ गया तो ये मेरे पास आयुर्वेदिक का टैबलेट है, आपको जॉइंट पेन हो गया है तो ये टैबलेट है, आपको ये सिरप चाहिए, आपको खांसी आ गई है तो ये मेरा टैबलेट है। तो ऐसे बहुत सारे टैबलेट थे, 330 SKUs इनके पास अवेलेबल है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के। हर साल नए 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 प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करते चले जा रहे हैं। इन्होंने अभी अपने यकृत शुद्धि का ये कोई एक नया पेट शुद्धि करके इन्होंने पेट के ऊपर एक नया दवा इन्होंने लॉन्च की, उसका भी बहुत ज़्यादा दे गॉट अ लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्स। तो ये B2B सेल्स करते हैं, फ्रेंचाइजीज को भी बहुत सारी ये मेडिसिन बेचते हैं लोग, और डायरेक्ट B2C में आते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स से बहुत सारी ये टैबलेट को बेचने का भी काम करते हैं, टेली मार्केटिंग्स होती है। तो बहुत सारे लोगों के कस्टमर्स के इंक्वायरीज़ को करने के लिए इनका बहुत बड़ा हब है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने बिठाया है, टेली मार्केटिंग करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप यहाँ जा सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हो। इंश्योरेंस के लिए भी वो लोग गाइड करते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए, कैशलेस पेमेंट कैसा होना चाहिए। इसलिए इन्होंने बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बनाया हुआ है। मैंने जैसे वीडियोज़ में कहा कि सर्विस से तो आता ही है, हॉस्पिटल से तो धंधा आता है, डे केयर से धंधा आता है, क्लिनिक से धंधा आता है, हॉस्पिटल के लिए क्लिनिक से लोग चले जाते हैं, वहाँ से भी इनको बहुत सारा रेवेन्यू आता है। और एक जो रेवेन्यू इनका आता है वो मैंने बताया कि आपका प्रोडक्ट बेच के, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच के, जैसे पेट शुद्धि हो गई,
तो ये सारी चीज़ वो बेच के, नए नए मेडिसिन बेच के, आपके डायबिटीज़ के मेडिसिन हो गए, हालांकि वो क्योर एंड नॉट क्योर, एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द इवेंट, दैट्स वेरी डिबेटेबल पॉइंट, बट as long as the people are consuming, as long as the numbers you can see in terms of volume is going up, SKUs are going up, हर साल नए नए प्रोडक्ट्स को वो लॉन्च करते हैं जिसके थ्रू उनको बहुत सारा रेवेन्यूज़ आता है, क्योंकि इनकी रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये तो हो गया इनका प्रोडक्ट डिवीजन और सर्विस डिवीजन। सर्विस डिवीजन का मुझे लगता है 2025 का अगर मान लो कि 254 करोड़ का धंधा इन्होंने किया था, तो लगभग 54% है प्रोडक्ट डिवीजन का। तो सर्विस डिवीजन का कुछ 46% है, वहाँ पर 215 करोड़ का उन्होंने धंधा किया था। तो मोटा मोटी सेम ही ये लोग 50% काइंड ऑफ रेंज में प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू अपने चीज़ों को बेचते हैं। अब थोड़ा सा वापस आते हैं, इनके कितने हॉस्पिटल्स हैं? इनके लगभग 55 हॉस्पिटल्स है, 61 डे केयर यूनिट्स हैं। इन्होंने हालांकि 391 बेड्स को अभी रिसेंटली उन्होंने ऐड किया है। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी इन द हॉस्पिटल्स इज 20179, 2179 इनके बेड्स है। वो चाहते हैं कि मार्च 2026 से इसको 3000 बेड बना दिया जाए। लॉन्ग टर्म इनका विजन है कि 10,000 बेड की कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ाने की इनकी बात हो रही है। आप अगर देखोगे कंपनी का एसेट लाइट मॉडल बहुत ज़्यादा है। एसेट लाइट मॉडल होने का मतलब है कि सारा पैसा ये इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली अगर किसी ने इनकी फ्रेंचाइजी ले ली, तो वहाँ पर भी उनकी डे टू डे की जो ऑपरेशन की इनकी कॉस्ट है वो उस फ्रेंचाइजी को उठानी पड़ेगी। आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो फ्रेंचाइजी को उठानी पड़ेगी। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपने जीना सीखो का मेडिसिन उनको देंगे, जीना सीखो के ट्रेंड डॉक्टर वहाँ पर देंगे। तो ये मान लो कि ज्वेलरी बिजनेस जैसा मतलब एसेट लाइट मॉडल है, मतलब फ्रेंचाइजी ही बहुत सारी चीज़ें करेंगी। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि इनकी जो टोटल कॉस्ट इनको हॉस्पिटल में लगने वाली है वो बहुत कम हो जाती है। और ये प्रोडक्ट जो बनाते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं, वो भी थर्ड पार्टी से वो मैन्युफैक्चर कराते हैं। उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, जिसके तहत क्या होता है कि उनके कॉस्ट के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है। आपने देखा होगा कि इसके चलते ही पिछले कुछ मतलब 4, 5, 7, 8 क्वार्टर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग लिवरेज इस कंपनी को मिला है। उसका रीज़न ही वही है कि फिक्स कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट वहाँ पर करते हैं, जहाँ से 46% रेवेन्यू आता है। अगर मैं सर्विस साइड की बात करूँ तो एसेट लाइट मॉडल है, ज़्यादा कॉस्ट उनकी नहीं है। 40% कॉस्ट तो वो फ्रेंचाइजी लेता है, ये सिर्फ अपने डॉक्टर्स इनको देते हैं, अपने मेडिसिन देते हैं। बाकी जो भी इन्वेस्टिंग है कि कहाँ पर लोकेशंस में वो हॉस्पिटल खोलना है, उसकी जो लोकेशन की कॉस्ट जो है, उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, पानी होगा, लाइट होगा, मेडिकल इक्विपमेंट होगा, वो सारा तो फ्रेंचाइजी ही करता है। तो जिसके तहत भी इनको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे मैंने कहा कि बेड कैपेसिटी 2179 है, जिसको 3000 तक नेक्स्ट साल तक बढ़ाने का प्लान है। 5000 लॉन्ग टर्म का उनका व्यू है। तो वो भी जानते हैं कि जितने ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बेड्स इस केस में ऐड हो जाएंगे, उसका ही उतना उनको फ़ायदा है। अभी कहाँ पर ऑपरेट करते हैं? मेरठ में 612 करोड़ का उनका कैपेसिटी है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में 115 बेड की कैपेसिटी है। नवी मुंबई में 163 बेड्स की कैपेसिटी है। पंचकुला में 50 बेड की कैपेसिटी है। हरियाणा साइड में तो बहुत सारी जगह पर इनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। मेरठ का इनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है 612 बेड की कैपेसिटी का। और आप अगर देखोगे कि आयुष हॉस्पिटल्स जो इंडिया में है, वहाँ पर 9% इनका शेयर है। तो 9% शेयर इन द NABH एक्रीडेटेड आयुष हॉस्पिटल, 9% मार्केट शेयर इनका है NABH एक्रीडेटेड पंचकर्मा हॉस्पिटल्स में। तो अगर मान लो कि मार्केट शेयर भी इनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली वो नंबर्स में तो मुझे बहुत समय से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मोटा मोटी हॉस्पिटल का एक्सपांशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनको मालूम है कि किस तरीके से बिजनेस को आगे लेके जाना है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू हु इज लिसनिंग टू दिस वीडियो इज लिसन टू दिस मिस्टर मनीष आचार्य इन दी कॉन कॉल फॉर दी जीना सीखो एंड यू विल गेट फिनोमिनल नॉलेज। क्योंकि क्या हुआ था कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान जब थोड़ा सा युद्ध हुआ था, तो इनके हॉस्पिटल के ऊपर थोड़े टाइम के लिए थोड़े से प्रॉब्लम हुए थे, मतलब थोड़ा सा स्लोनेस आई थी। लेकिन वो बोला था ये तो मेरा धंधा है, आई थिंक आई नीड टू बी वेरी पेशेंस विद दिस एंड आई नीड टू बी स्टिक टू माई बिजनेस विच इज़ इन माई कंट्रोल, सो आई वुड नॉट बी वरी ऑन द नॉन कंट्रोलेबल पार्ट। तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा और बहुत अच्छा पैशन इस बंदे में है जो इस कंपनी को चला रहा है। और आप देखोगे इनके ROE के नंबर, आप देखोगे वो मतलब फिनोमिनल नंबर है। ROC 71% का ROE करता है। तो मोटा मोटी एक इट्स यूनिक बिजनेस मॉडल, अच्छा बिजनेस मॉडल। आयुर्वेदिक का पुश आप देखोगे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर 2014 में आ गए,
तो आपने देखा होगा कि आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा ही पुश मिला हुआ है, तो जिसके चलते लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है एंड द लोग पीपल्स आर ऑल्सो टेकिंग दिस आयुर्वेदिक मेडिसिन अ लॉट नाउअडेज, और उसकी कॉस्ट भी कम होती है, तो वो भी उनको फ़ायदा है। तो अस्थमा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गए, आपको जॉइंट पेन है, आपको बाकी पेन है, बैक पेन है, तो बहुत सारे ऐसे इलाजों के ऊपर ये लोग काम करते हैं। उनका आने वाले प्रोडक्ट लॉन्चेस भी अच्छे हैं, कोई लीवर के बारे में 60 टैबलेट, शुगर के बारे में 60 टैबलेट, तो ये सारे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट लॉन्चेस है, वो भी अच्छी तरीके से इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है। ये तो मोटा मोटी हो गया कि बिजनेस मॉडल के बाद बारे में। होप यू लाइक माय वीडियोस, होप यू लाइक माय वैल्यू एडिशन टू यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू डू समथिंग गुड एंड ब्रिंग्स टू योर न्यू टॉपिक इन दिस जर्नी। तो हम थोड़ा सा वापस आते हैं Q1 के नंबर्स के ऊपर। तो Q1 के इनके नंबर्स कैसे थे? जीना सीको के Q1 के नंबर्स बहुत ही फाड़ू थे। आपने अगर देखा होगा कि जीना सीको का रेवेन्यू जो बढ़ा है 74% से बढ़ा है। आप अगर उनका पैट का नंबर देखोगे 218% से पैट बढ़ा है, मतलब फिनोमिनल नंबर। 174 करोड़ का रेवेन्यू किया है और 51 करोड़ का पैट किया है। आपने देखा होगा कि पैट की जो ग्रोथ है वो सेल्स के ग्रोथ से ज़्यादा है, यही मुझे चाहिए, जहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलता है। 4.21 का EPS बढ़ा है, मतलब EPS में भी बहुत तगड़ी ग्रोथ हुई है इस कंपनी में। तो आपने देखा होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर उनकी बात करूँ तो 85% का ग्रॉस मार्जिन वो रखते हैं प्रोडक्ट बिजनेस में। इनकी ये जो दवाई बेचने का जो काम है वो हाई प्रोडक्ट मार्जिन बिजनेस है। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर कराते हैं, वो तो करते ही कुछ है नहीं है। और दूसरी चीज़, इनकी सिर्फ थेसिस वहाँ पर लगती है, इनकी सिर्फ जो फार्मूलाज लगते हैं मेडिसिन बनाने की वही वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो इसीलिए ग्रॉस मार्जिन इन द प्रोडक्ट इज़ वेरी हाई एंड विच इज़ फिनोमिनल। वो मुझे लगता है 89-90% से भी कुछ कुछ क्वार्टर में बढ़ा हुआ है कि 89% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन द प्रोडक्ट साइड में है। एसेट लाइट मॉडल होने की वजह से आप देखोगे कि ईबिटा मार्जिन में भी बहुत ही अच्छी वृद्धि इनमें हुई है। मतलब Q1 में ईबिटा मार्जिन 45% और लास्ट ईयर Q1 में 25%। Q4 में, ये जो Q4 2024 था, वहाँ पर 34% का ईबिटा मार्जिन था। तो आपने देखा होगा Q1 25 में ईबिटा मार्जिन 25% और Q1 2026 में 45%, और बीच में जो Q4 था वहाँ पर तो 35%। तो आप समझ लो कि किस तरीके से मार्जिन में एक्सपांशन आ रहा है। मार्जिन में एक्सपांशन आ रहा है मतलब एसेट लाइट मॉडल के ऊपर, फिक्स कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और ये जो रेवेन्यू जो वहाँ से आ रहा है वो कंटिन्यूस रेवेन्यू आ रहा है। क्योंकि आप देखोगे एक आदमी अगर 7-15 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रह गया तो ऑब्वियसली इनकी जो ऑक्यूपेंसी जो है वहाँ से भी उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पैट की मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो 25% का पैट करती है। मतलब मुझे कंपनी दिखाओ कि जो पैट मार्जिन इतना बहुत तगड़े तरीके से करती होगी। पहले तो उनका मार्जिन तो मतलब 16% हुआ करता था Q1 में, जो अभी 25% का पैट मार्जिन है। लास्ट Q4 में तो मार्जिन आप देखोगे तो 20% का मार्जिन करते थे, मतलब 25% का पैट मार्जिन। आई मीन the way I see the result I saw is like one of the phenomenal company in India right now. Obviously that's because of this company को थोड़ा सा PE रेशो में अभी थोड़ा सा बढ़त भी मिली है कल, इसीलिए जब रिजल्ट्स लगे उसके बाद 17% का स्टॉक अप था। इसका रीज़न ही वही था क्योंकि बिजनेस मॉडल अच्छा है, मार्जिन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं और रेवेन्यू तो मतलब तगड़ा ही तगड़ा आ रहा है। मतलब 74%, इट इज द फिनोमिनल नंबर्स एंड आई वाज लाइक शॉक्ड विद दिस नंबर्स एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंपनी। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, यू कैन जस्ट डू योर डिलीजेंस इनटू दिस वन। तो Q1 में मार्जिन एक्सपांशन अच्छी तरीके से हुआ है, रेवेन्यूज़ के नंबर्स अच्छे बढ़े हैं, और ये कंपनी जो है जिस तरीके से वो कैपेसिटी एडिशन बना रही है, जिस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, मुझे लगता है आई थिंक दे आर गोइंग टू बी द बिग प्लेयर इफ नॉट सो, एंड आई डोंट सी दैट मच ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर दिस कंपनी बिकॉज बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ती है। तो ये तो मार्जिन के ऊपर हुआ। अभी कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूँ कि किस तरीके से वो हॉस्पिटल्स में आगे चले जाते हैं। तो आप मान लो कि इनको 100 बेड की कैपेसिटी लगानी है तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ 3.5 करोड़ का इनको पैसा लगता है। मतलब एक बेड के लिए 3-3.5 लाख रुपए का इनको पैसे इनके पास चाहिए। अभी वो क्या करते हैं, एसेट लाइट मॉडल के ऊपर चले जाते हैं। अगर डॉक्टर्स आपको चाहिए तो आपको कुछ 20-25 डॉक्टर चाहिए होंगे, 80 आपको स्टाफ चाहिए होगा, 100 नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स आपको हॉस्पिटल में चाहिए होंगे, फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी। तो इन सारी तरीके से उनको लगता है कि और 3.5 से मतलब उनको जो कॉस्ट लगती है 100 बेड की कैपेसिटी के लिए वो 2.5 से 3 करोड़ की लगती है। लेकिन जब रिटर्न आता है तो लगभग इनका जो आप रिटर्न की बात करोगे तो 6 महीने में ही इनकी कॉस्ट निकल जाती है। 30% अगर मैं टोटल कॉस्ट का बात कर लूँ तो इनका जो ब्रेक इवन आता है वो 30% भी ब्रेक इवन इनका चला आता है। तो ब्रेक इवन बहुत जल्दी आता है। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पार्ट इन दिस कंपनी। मतलब अगर मान लो कि मैंने 2.5 to
3.5 करोड़ का धंधा लगा के 100 बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, तो मुझे इससे रेवेन्यू आने के लिए 1 महीने में ही मेरे को 300 लाख मतलब 3 करोड़ का धंधा आता है अगर मैं अच्छी तरीके से करूं। तो मतलब रियलाइजेशन इन द रेवेन्यू ये तो 30% में ही आता है, 30% ऑक्यूपेंसी में 30% में आ रहा है, मतलब कि अगर कोई हॉस्पिटल है तो वो 30% ऑक्यूपेंसी लेवल के ऊपर अगर चला गया तो इनका ब्रेक इवन आता है। कभी कभी बार 6 महीने में इनका ब्रेक इवन चला आता है। तो दिस इज वेरी गुड मॉडल कि जहां पर आप 3.5 करोड़ खर्च कर रहे हो, ब्रेक इवन आपका बहुत पहले आता है, मतलब 30% ऑक्यूपेंसी लेवल के ऊपर आता है। 100% ऑक्यूपेंसी के लेवल के ऊपर तो आप बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। एंड दिस इज वॉट इट इज हैपनिंग इन द थिंग कि उनकी ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है और इनका एसेट लाइट मॉडल है, फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाती है। ये तो बहुत ही बेहतर है कि अगर आप कोई ग्लोबल हेल्थ के नंबर उठा के देखो, जुपिटर के नंबर उठा के देखो, यथार्थ के नंबर उठा के देखो, उनका भी एसेट लाइट मॉडल है, लेकिन इतने जल्दी ब्रेक इवन नहीं आता। ब्रेक इवन आने के लिए बहुत समय लगता है, 12-18 महीने लगते हैं। यहाँ पर तो 6 महीने के पहले ही इनका ब्रेक इवन आ जाता है। तो विच इज़ वेरी फिनोमिनल थिंग एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न। तो बहुत ही अच्छा होता है। और इंडिया में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपने अच्छी सर्विसेज दी, अच्छा आपने ट्रीटमेंट दिया, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ट्रस्ट, तो आपका माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे ही वहाँ से लोग आएंगे। डे केयर के क्लिनिक से वैसे ही हॉस्पिटल में लोग आएंगे। आप पुश करोगे उनको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेज हॉस्पिटल में खड़े रहे, तो नंबर ऑफ डेज में अगर ज़्यादा हॉस्पिटल में खड़े रहे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रेवेन्यूज इनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। एंड दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग इन दिस कंपनी। रेवेन्यूज आर माइंड बॉगलिंगली गोइंग अहेड। आई विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक कॉन कॉल मैंने नहीं अटेंड किया है, बट आई वुड लाइक टू अटेंड दिस कॉन कॉल एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आगे भी चीज़ें होने वाली है इस कंपनी में। बिकॉज Q4 कॉन कॉल आई वॉज लाइव एंड इट वॉज फैंटास्टिक रिजल्ट्स वंस अगेन बाय जीना सीखो। ये हिडन जेम इसलिए मैंने बोला है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें कम है। आप देखोगे DII-FI का परसेंटेजेस कम है, 1 लाख के अंदर अंदर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। कंपनी के ROE के नंबर अच्छे हैं, ROCE के नंबर अच्छे हैं, रेवेन्यूज अच्छे हैं, मार्जिन्स अच्छे हैं। आप देखोगे मैनेजमेंट इनका सही तरीके से काम कर रहा है, प्रोडक्ट लॉन्चेस इनके तरीके से हो रहे हैं, एसेट लाइट में हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस कंपनी एंड द लिस्ट इज़ वेरी इंड्योरिंग फॉर मी। सो यही था। होप यू लाइक दिस वीडियो अबाउट द जीना सीखो. I try to explain in my language how basic and simple I can explain to you in terms of Jeena Seeko. But do watch this company. It's going to be the great company to be the part of it. No buy and sell recommendation. You can talk to your financial advisor for it. So hope you like this videos. Hope you like my work about these new companies to it. So मिलते हैं next video में. Please like, share and subscribe. And thank you very much for your listening and have a nice day, guys.